हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग घर में सेफ़ हैं, हेल्दी हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग। ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी है, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी है। और ये जो टॉपिक है डैट इज़ आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ नेट कॉमर्स, नेट मैनेजमेंट एंड द नेट लेबर वेलफेयर। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको जल्दी ही मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। आज इसका जो है फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग है ये किन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करती है। और अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट जो है सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो, जो ह्यूमन बींग्स है दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करती है कि ह्यूमन बींग जो है कितने कैपेबल हैं और कितनी उनके अंदर डेडिकेशन है। तो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग जो है डैट इज़ द ब्रांच ऑफ द मैनेजरल अकाउंटिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है पर्सनल मैनेजमेंट के एरिया में लगाए जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रखती है उस पर पैसा जो है रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग में खर्च करती है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो ये जो कॉस्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन इनकर करती है और अब उसको वैल्यू क्या मिलती है। अब जैसे मान लो किसी बंदे के ऊपर 10 लाख खर्च हुआ है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कितनी रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, क्या उसके ऊपर जो हमने 10 लाख खर्च किया है क्या वो वर्थ है। तो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग के अंदर जो है ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पे जो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग है डैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ह्यूमन सोर्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने लोगों को रखा है उस पर हमारा कितना खर्चा हुआ है और वो हमें कितना बेनिफिट जो है, कितना गेन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि कितनी कॉस्ट हमने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपिंग के ऊपर इनकर की है और कितना वो बंदा जो है अपना जो उसको हमने नॉलेज प्रोवाइड की है उस नॉलेज से हमें कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो American Accounting Association Committee on Human Source Accounting has defined the process of identifying, measuring the data about human sources। देखो यहाँ पे क्या है कि पहले हम जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर हम देखते हैं कि कितना हमारा खर्चा हुआ है और जो इंटरेस्टेड पर्सन्स होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग इज़ द टर्म अप्लाइड बाय द अकाउंटेंसी प्रोफेशन टू क्वान्टिफाई द कॉस्ट, कि जो हमने लोगों को रखा हुआ है डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर स्पेंड करती है, डैट इज़ द कॉस्ट। और वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड होती है कि जिस बंदे को हमने रखा हुआ है वो हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग इज द टर्म अप्लाइड बाय द अकाउंटेंसी प्रोफेशन, कि कितना वो कॉस्ट खर्चा होता है, कितना वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है जब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि डेफिनेशन बाय वुडरफ जूनियर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पेरी कॉर्पोरेशन USA, ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेट आर प्रेजेंटली अकाउंटेड फॉर अंडर कन्वेंशनली अकाउंटिंग प्रैक्टिस। देखो जनरली हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ें हमने खरीदी हैं उसको हमने प्रोसेस किया है, उसको हमने सेल किया है, तो हम उन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड करते हैं। बट ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो अटेम्प्ट है, जो हमने लोगों को रखा हुआ है उस पर हमारा कितना खर्चा आ रहा है। तो बेसिकली इट्स ए इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैनेजमेंट को बताता है कि हमारे जो ह्यूमन सोर्स है उसके अंदर ओवर द पीरियड क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या हमारी कॉस्ट पहले से इंक्रीज़ हो रही है, क्या वो जो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो भी साथ में इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग है इट मस्ट बी कंसिडर्ड एन एलिमेंट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट एज ए सेपरेट डिवाइस ऑफ टू फोकस अटेंशन ऑन द ह्यूमन सोर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अप्रोच है डैट इज़ दी, ये टोटल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहता है कि जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं
उन पे हम जो है बेसिकली ये सेपरेट डिवाइस है या गिमिक है जिसके हम ह्यूमन सोर्सेज के ऊपर भी जो है प्रॉपर जो है कंट्रोल कर सके कि इतना हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है इन्वेस्ट किया है और इतना ह्यूमन बीइंग जो है हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि डेफिनेटली देखो जो मशीनें होती हैं वो अपने आप को कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकती, ये ह्यूमन बीइंग्स ही होती हैं जो उनकी नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि उसका जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कितना उनमें कैलिबर है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना टैलेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन उन पर कितना उनकी डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च करती है। तो एंड में वी कुड से कि ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग जो है दैट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन सोर्स। तो यहाँ पे ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग के अंदर जो हम ह्यूमन बींग्स को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इंडक्शन करते हैं, ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, उस पर हम कितना खर्चा जो है लगाते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट को मेयर करते हैं कि कितना कॉस्ट हमने उस पर स्पेंड किया है और कितना वैल्यू और बेनिफिट उसने हमें प्रोवाइड किया है। तो जब भी हम ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ द इवैल्यूएट ऑफ द ह्यूमन सोर्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली जब हम किसी बंदे को रखते हैं, उस पर इतना पैसा खर्च करते हैं, तो डेफिनेटली जितना हमने उस पर पैसा खर्च किया उससे हमें ज़्यादा वैल्यू जनरेट करके दे। तो यहाँ पे हम इवैल्यूएट करते हैं कि अगर हमने इसको 10 लाख इसकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया है तो क्या कितना रेवेन्यू हमें जनरेट करा, क्या वर्थ है 10 लाख इसके ऊपर हमने स्पेंड किया, कितनी रेवेन्यू हमें ये जनरेट कर रहा है, वो जानना हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। और उसी तरह ये जो खर्चा है, कॉस्ट है और जो वैल्यू है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट की जाती है ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज़ को ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा सके। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अजम्पशंस और बेसिक कंडीशंस ऑफ ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग। पीपल आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। और उसी तरह क्या है कि देखो जो मैन पावर है वो कितना फ्रूटफुल है, कितना हमारे लिए वो गेन जनरेट कर रहा है, डिपेंड्स कि हमने उसको यूटिलाइज कैसे किया है, उसको मैनेज कैसे किया है। और उसी तरह इंफॉर्मेशन ऑन द इन्वेस्टमेंट कि हमने उस बंदे के अंदर इतना पैसा निवेश किया है, जब हमने उसको ट्रेन किया, जब हमने उसको डेवलप किया, और वो हमें इतना बेनिफिट जनरेट करके दे रहा है। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ द ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग जो है डैट इज़ कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग एरिया ऑफ द अकाउंटिंग, कि यहाँ पे हमने डिसीजन लेना है कि हमने इस बंदे को रखना है या नहीं रखना, क्योंकि इस बंदे के ऊपर हमारा इतना खर्चा हो रहा है, हमें ये कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो डेफिनेटली ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग जो है डैट प्रोवाइड्स ए इफेक्टिव टूल फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने हैं, जिसके तहत हमने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करना है, डेवलप करना है, उसके लिए सूटेबल पॉलिसीज़ बनानी है, कितना हमें उसके लिए बजट बनाना है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्प करता है। और डिसीजन रिगार्डिंग द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स कि किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा कितना हमने लगाना है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है उसका प्रोसीजर किस तरह का होना चाहिए, और मैन पावर प्लानिंग, कंट्रोलिंग। और उसी तरह देखो जो कॉम्पिटेंट स्टाफ होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें उसको रिटेन करके रखना पड़ता है, उसके लिए सूटेबल रिवॉर्ड पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग हमें डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो डेफिनेटली मेकिंग ए चॉइस बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन इन्वेस्टमेंट इन अदर एसेट्स। देखो यहाँ पे हमें जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर कई तरह की जो है ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, किस तरह की मतलब कई तरह की जो है उसके अंदर निवेश करना पड़ता है ताकि वो हमारे लिए वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट बन जाए। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इसको किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, किस तरह की ऑफ द जॉब देनी है, ऑन द जॉब देनी है, किस तरह से हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है क्या हमें इसको जॉब रोटेशन देना चाहिए, क्या हमें बाहर भेजना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू टेक द वेरियस डिसीजन। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव नाउ रियलाइज्ड दैट नो प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस is possible without the willing participation and support of the human skill of the concern। देखो ये तो
है ही है। अगर हमारे पास अच्छी मशीनें हैं, अच्छा रॉ मटेरियल है, वी हैव गुड बिल्डिंग, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक है, वो सब यूजलेस है जब तक हमारे पास क्या है कि ह्यूमन बींग्स नहीं होते जो इनसे काम सही तरीके से लेते हैं। तो हमें और अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड बनाना है तो डेफिनेटली वी रिक्वायर दी विलिंग पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स हु आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन सोर्स जो है उनके देखो बिहेवियरल एस्पेक्ट भी आ जाता है। जैसे मशीनों को हम ऑन कर देंगे तो वो चलेंगी, मशीनों को बंद कर देंगे तो हम चलेंगे, लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसे नहीं होते। ह्यूमन बींग्स को हमें प्रॉपर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना पड़ता है, मोटिवेशन देनी पड़ती है। ये नहीं है कि हमने उनका स्विच डाल दिया तो वो ऑन हो जाएंगे, स्विच डाल दिया तो वो ऑफ हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव पेक्यूलर फीचर्स फ्रॉम द फिजिकल एसेट्स। दे हैव पर्सनैलिटी, दे हैव सेल्फ कंट्रोल, दे हैव देयर स्पीकिंग एबिलिटी, they have the quality, they have the skill, they have the talent, they have the loyalty, they have the initiativeness. So human being जो है उसको हमें मैनेज करने के टाइम पे बहुत ही, क्योंकि मशीनों को हम बड़ी आसानी के साथ जो है बंद करवा सकते हैं, बट ह्यूमन बींग के साथ जो हमारी डीलिंग होती है वो सेपरेट होती है। और इंफॉर्मेशन विच इज़ जनरेटेड थ्रू द ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग इज़ यूजफुल नॉट ओनली टू द मैनेजमेंट एज ए टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो जो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग हमें बताता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने लोग रखे हुए हैं, उस पर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल बंदे की कॉस्ट एंड वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास भी जाती है और वो इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल इन्वेस्टर के पास भी जाती है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग के अंदर देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनों को हम बड़ी आसानी के साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स को नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स के लिए हमें मोटिवेट करना पड़ता है, तो दे हैव द बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस ऑल्सो। So what is the objective of the human source accounting? It helps us in determination of the return on investment of human resources, कि हमने ह्यूमन बींग्स के ऊपर इतना पैसा लगाया है, उस पर हमें इतनी रिटर्न जनरेट हो रही है। और यहाँ पे हमें पता भी चलता है कि हमने ह्यूमन बींग जो रखा हुआ है उसको प्रॉपर काम दिया था, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन की है या नहीं की है। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, हमारा डिसीजन इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है। और उसी तरह ये हमें जो हमने लोगों को रखा हुआ है उनकी प्रॉपर वर्थ को भी हमें बताता है। और उसी तरह हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव एज पर रेनेसिस लिकर्ट। तो रेनेसिस लिकर्ट के मुताबिक ये जो है हमें जो ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग है ये हमें कॉस्ट एंड वैल्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और उसी तरह देखो यहाँ पे है कि जो हमने ह्यूमन बींग्स रखे हुए हैं किस तरह से हम उनको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे किस तरह से क्या होता है कि हम उनको डेवलप कर सकते हैं। जो भी हमारी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है उसकी कॉस्ट क्या है, उसके प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, उसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके जो है सुटेबल स्ट्रैटेजीज उनको डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देयर आर टू मेजर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन सोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द ह्यूमन सोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल बी फोकसिंग ऑन द some methods of the human source cost accounting and the human source value accounting. ह्यूमन सोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मे बी डिफाइंस एज ए, इसको हम इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ द मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट इनकर टू एक्वायर एंड डेवलप पीपल एज एन ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेज। देखो जो ह्यूमन सोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हमें बताती है कि जब हमने लोगों को रखा तो उसके ऊपर हमारा कितना खर्चा हुआ, ये इस बात को रिपोर्ट करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने ह्यूमन बींग एक्वायर किए हैं, जो उनको डेवलप किया है, उसके ऊपर हमारा इतना खर्चा आया है। तो दैट डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन एक्विजिशन। हमने उनको कैसे प्राप्त किया, प्राप्त करने के ऊपर नेचुरली कितनी कॉस्ट हमारी लगी और उनको हमने डेवलप किया ताकि वो जो काम दिया गया है उसको परफॉर्म कर सके। तो उस तरह से क्या है कि डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन एक्विजिशन एंड developing the human source as well as the replacement cost of the presently employed। और यहाँ पे हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जो प्रेजेंटली लोग हमें काम कर रहे हैं, अगर आज हमने इनको रिप्लेस करना हो, इनकी जगह पे न्यू बंदे सिमिलर स्किल के लाने पड़ेंगे तो हमें क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। और उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ह्यूमन सोर्स
अकाउंटिंग है ये दो चीज़ों के अंदर कंसिडर करती है। अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज़ सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। और उसी तरह क्या है कि देखो जो हम लोगों को डिवेल्प करते हैं, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग पीपल एज द ह्यूमन एसेट, ऑल्सो टर्म्ड एज ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ह्यूमन सोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा टिल स्टैंडर्ड कॉस्ट तक रहेगा। करंट परचेजिंग पावर मेथड, इकोनॉमिक वैल्यू मेथड, एसेट मल्टीप्लायर मेथड, ये हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे जो कि 26 के बाद मैं सेकेंड वीडियो जो है डालूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच विच इज़ डेवलप्ड बाय द ब्रामिट एंड फ्लैमहोलस एंड पाइल। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो हमने बंदा रखा है, रिक्रूट किया है, सिलेक्ट किया है, ट्रेन किया है, प्लेस किया है, डेवलप किया है, तो एक्चुअल हमारी लागत उस पर कितनी आई है उसको हम ये मानते हैं कि वो हमारा निवेश है, उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं। और जितनी भी उस बंदे की जितने साल उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उसका लेंथ ऑफ सर्विस होता है तो उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करके जो है अमोर्टाइज करते रहते हैं। जैसे हम एसेट को, जैसे मान लो 1 लाख की एसेट परचेज़ की है तो उसका लाइफ 5 साल का है, तो 1 लाख को हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे शो करते हैं और डेप्रिसिएशन जो होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 5 साल की एसेट है तो 5 से डिवाइड करके अमोर्टाइजेशन कॉस्ट जो होती है निकाल लेते हैं। तो इसी तरह ही हमने यहाँ पे भी यही सिमिलर ट्रीटमेंट है। तो ये जैसा फिजिकल एसेट के अंदर प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हम फॉलो करते हैं कि जैसे बेसिकली क्या है कि देखो जैसे हमने कोई फिजिकल एसेट परचेज़ किया है और यहाँ पे भी क्या होता है कि जब हम बंदे को रखते हैं तो उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को हम कैपिटलाइज करते हैं। और उसी तरह जैसे फिजिकल एसेट के केस में हम डेप्रिसिएशन देखते थे वैसे ही देखते हैं। और एसेट को क्या होता है कि हम यूज़फुल लाइफ के अंदर जो है उसकी रिटर्न ऑफ करते हैं। और अगर हमारा एसेट जो है छोड़ के चला जाता है तो जो अंडर रिटर्न अमाउंट होता है उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में डाल देते हैं। और अगर उसकी जितनी हमने सोचा होता है अगर वो उससे ज़्यादा करता है तो वहाँ पे उसका अमोर्टाइजेशन जो होता है रीशेड्यूल हो जाता है। हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है बेसिकली यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़िज़िकल एसेट की तरह ही मेथड की, जैसे हमने फ़िज़िकल एसेट परचेज़ किया है फिर देखते हैं कितने लाइफ चलेगी तो उसको हम क्या करते हैं कि उससे डिवाइड कर देते हैं। और जो जैसे 1 लाख की है तो 5 से डिवाइड कर दिया तो 20,000 जो होता है हम प्रॉफिट एंड लॉस की खर्चे वाली साइड पे डालते जाते हैं डेप्रिसिएशन। और उसी तरह यहाँ पे जितनी भी हमने ह्यूमन बींग जो रखे हैं जो भी हमने ह्यूमन बींग रखा है उसकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, फॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल फैमिलियराइजेशन एक्सपेंसेस और डेवलपमेंट जो है उसको लिया जाता है और वो कहा जाता है कि ये हमारी ह्यूमन सोर्स के अंदर जो है ये हमने निवेश किया है। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे जो अमोर्टाइजेशन है वो भी फिजिकल एसेट की तरह ही होता है, एनुअली होता है। जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसकी एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द सर्विस डिटर्मिन की जाती है। और जो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती है उसको हम जो बैलेंस शीट होती है वहाँ पे ह्यूमन एसेट के अंदर शो करते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। और अगर वो पहले ही छोड़ के चला जाता है तो वो जो अंडर रिटर्न अमाउंट होता है उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में डाल देते हैं। और अगर वो जितना हमने सोचा होता है उससे ज़्यादा देर तक स्टे करता है तो अमोर्टाइजेशन को हम दोबारा से शेड्यूल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेनिफिट क्या है। देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट हमने इनकर कर लिया है, हमने क्या करना है कि जो कॉस्ट हम खर्च करते हैं, जो अब एक्वायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है कि उसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं कि इतना बंदे के ऊपर, जैसे मान लो हमने 20 लाख जो है निवेश किया है, ये बंदा जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 साल तक काम करेगा तो 20 लाख को 2 से डिवाइड कर दे 20 लाख को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो हर साल जो 2 लाख का अमाउंट होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चे में डालते रहते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन डालते थे, अमोर्टाइज करते रहते हैं। ये जो मेथड है इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच करते हैं और यहाँ पे हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं कि हमें कितनी रिटर्न हुई है। लेकिन इसका मेजर लिमिटेशन क्या है कि देखो अब हम जैसे किसी भी बंदे को हमने रखा है तो वो कितने साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे
जो है कितने सालों के अंदर जो हमने उस बंदे के निवेश किया है, अगर मान लो 20 लाख निवेश किया है तो कितने सालों के अंदर वो निवेश हमारा निकल जाएगा, कितने सालों के अंदर हम उसको रिकवर कर लेंगे, और किस रेट से हमने अमोर्टाइजेशन फिक्स करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है किस तरह से फिक्स करना है। जनरली देखो जो फिजिकल एसेट होती है वो तो डिटेरियोरेट होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है ये निखरता जाता है। जैसे जैसे हम उसको ट्रेनिंग देते जाते हैं तो उसकी वैल्यू और इन्हांस होती जाती है। तो ये फिजिकल एसेट की तरह इसकी वैल्यू डिटेरियोरेट नहीं होती, इसकी वैल्यू और इन्हांस हो जाती है जब हम इसको ट्रेनिंग देते हैं, जब हम इसको डिवेल्प करते हैं। और उसी तरह सेकेंड मेथड जो है दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच विच इज डिवेल्प बाय द रेनेसिस लिकर्ट एंड द एरिक जे फ्लेम बॉर्ड्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जो है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हम ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं दैट इज द संक कॉस्ट जो रिकवर नहीं हो सकती और डिसीजन मेकिंग के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉय है उसको यूज़ किया जाता है। ह्यूमन सोर्स ऑफ ए कंपनी आर टू बी वैल्यूड ऑन द अजम्पशन कि व्हाट इट विल कॉस्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट का अर्थ होता है कि आज की डेट के अंदर अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, अगर हमें उतनी कैलिबर का बंदा चाहिए तो उस पर हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा या किस कॉस्ट पे वो बंदा हमें अवेलेबल होगा। द ह्यूमन सोर्स ऑफ ए कंपनी आर टू बी वैल्यूड ऑन द assumption एज टू व्हाट इट विल कॉस्ट द कंसर्न इफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस विद अदर पर्सन ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस एंड टैलेंट। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि अगर ए व्यक्ति को हम रिप्लेस करते हैं बी के साथ तो बी के अंदर भी वही कैलिबर होना चाहिए, वही एक्सपीरियंस टैलेंट होना चाहिए जो ए के अंदर है। तो हमें कितनी कॉस्ट जो है बेयर करनी पड़ेगी। और उसी तरह हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच के अंदर देखो इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट कॉस्ट के जो हमने इंडिविजुअल को रिप्लेस करना है सब्स्टिट्यूट से। सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या है कि वही सेम क्वालिटी सर्विस जो हमें पहले व्यक्ति से मिल रही है वही उसमें से हमें मिलनी चाहिए। पोजीशनल होता है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आज हमने रिप्लेसमेंट करनी है तो वो पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विसेज हमें न्यू रिक्रूट से भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम पोजीशनल रिप्लेसमेंट के अंदर देखते हैं कि इस पोजीशन को अगर रिप्लेस करते हैं तो आज की रेट में हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी, इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि ये करंट पोजीशन पे ये काम कर रहा है, कल को अगर हम इसको प्रमोट करते हैं तो उस फ्यूचर पोजीशन पे जाएगा तो क्या वो हमें सर्विसेज इस तरह की प्रोवाइड करेगा। तो उस सारी कॉस्ट को हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को असेस करते हैं कि आज की डेट में अगर रिप्लेस करना है तो क्या कॉस्ट होगी। तो रिप्लेसमेंट अप्रोच के अंदर जो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग, डेवलपिंग ऑफ द न्यू एम्प्लॉय टू रीच द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर मेड कि आज की डेट के अंदर अगर हम इस बंदे को जो है रिप्लेस करते हैं तो जो नया एम्प्लॉय रखेंगे उसकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्टिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट कि ये पहले जैसा ही हमें सर्विसेज प्रोवाइड करे। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन कि जैसे हमने सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन को स्क्रैच से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे आज ए व्यक्ति हमारे पास काम कर रहा है, अगर ए की जगह पे अगर हमने ए को रिप्लेस करना है, बी को लाना है तो बी की रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट में, ताकि वो एक के जैसा उसके अंदर कैलिबर हो उस तरह की हमें सर्विस प्रोवाइड करे तो क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें पड़ेगी। देखो ये जो है क्योंकि जो प्रीवियस मेथड था डैट वाज बेस्ड ऑन सम कॉस्ट विच वाज इररेलेवेंट, तो ये प्रेजेंट ओरिएंटेड है कि आज की डेट के अंदर अगर हमने रिप्लेस करना है तो आज की डेट में हमें इतनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस हो रही है उसके हिसाब से हम उसकी जो ह्यूमन वैल्यू है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू देता है। बट ये जो अप्रोच है बहुत ही सब्जेक्टिव है क्योंकि हर बंदा जो है डिफरेंट तरीके से सोचता है और मैनेजमेंट पोजीशन जो होती है इनकी रिप्लेसमेंट को ढूंढना जो होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो अप्रोच है डैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच और हैंकीमैन एंड जोन्स कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड, जिसको हम मार्केट वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल वाज डेवलप्ड बाय हैंकीमैन एंड जोन्स इन 1967
और ये बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय इन अल्टरनेटिव बेस्ट यूज एज ए बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन सोर्स, कि अगर आज ये हमारे पास काम कर रहा है तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है अगर वहाँ पे काम करता तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो लिमिटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो फर्म होती है, उनकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो है की जाती है कि मान लो जैसे ए व्यक्ति जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंट है, तो हर डिपार्टमेंट चाहता है या हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे पास वो बंदा हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक वैल्यू ऑफर करती है। जैसे कोई कहता है 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख, तो डेफिनेटली जो ज़्यादा वैल्यू लगाता है उसके पास वो बंदा जो है जॉब करने पहुँच जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन सोर्स एसेट की तभी वैल्यू होती है जब वो लिमिटेड होता है। इन्वेस्टमेंट सेंटर जो हाईएस्ट बिड लगाते हैं कि जैसे ए व्यक्ति है वो काफ़ी कैलिबर है, कोई 5 लाख लगाता है, कोई 6 लाख लगाता है, कोई 7 लाख लगाता है, जो हाईएस्ट बिड देगा तो वो ह्यूमन सोर्स को ले जाएगा। और कॉम्पिटिटिव बिड से क्या होता है कि रिसोर्सेज की ऑप्टिमम एलोकेशन होती है और जो अमाउंट ऑफ बिड होता है ये कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है कि ज़्यादा बिडिंग उसी की होती है, सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड ज़्यादा हो। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्म जो है डाटास कैपिटल बेस ऑफ 15 लाख, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्रॉफिट उसके ऊपर अर्न किया है 2,10,000। 2,10,000 को जब हमने 15 लाख से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 15% जो है डैट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमें एक सर्विसेज पर्टिकुलर मैनेजर की चाहिए और हमें लगता है कि उस बंदे को हम रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है 45,000 एडिशनल हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम 45,000, ये यहाँ पे देखो 45,000 आपको लगता है कि एक और मैनेजर रखने से क्या है कि आपका प्रॉफिट जो है 100% 45,000 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि 15% हमें रिटर्न चाहिए तो 100 रुपये निवेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें बिडिंग जो है 3 लाख की करनी पड़ेगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि इसके अंदर ऐड कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, तो ये 18 लाख आ जाती है। 18 लाख का 15% जो है 2,70,000 है। तो इसका मतलब है कि जो बंदा हम रखेंगे वो हमें 60,000 जो है प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो मैक्सिमम बिड जो है, क्योंकि 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो मैक्सिमम बिड जो है हम 4 लाख की लगा सकते हैं। और उसी तरह हम नेक्स्ट, इसके अंदर भी क्या है कि देखो जो बिड लगानी है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बिड का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। और उसी तरह क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ स्केर्स नहीं होते और ज़रूरी होते हैं तो उनको हमने किस तरह से, उनकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो ये इसकी मेजर लिमिटेशन है। और उसी तरह नेक्स्ट मेथड जो है डैट इज़ द स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि जैसे हमने पहले से प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट जो है, जैसे हम उसमें करते थे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तो यहाँ पे भी हम जो है प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट जो है उसको सम साइंटिफिक बेसिस पे एस्टिमेट कर लेते हैं कि अगर रिक्रूटमेंट, हायरिंग और डेवलपिंग के पर ग्रेड के अगर इस एम्प्लॉय इस ग्रेड में आता है तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है, रिक्रूटमेंट, हायरिंग एंड डेवलपिंग। और यहाँ पे हम हर साल जो है उसको अप टू डेट कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वैल्यू ऑफ ह्यूमन सोर्स होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी इनकर की है, फिर देखते हैं कि फेवरेबल वेरिएंस है कि अनफेवरेबल वेरिएंस है, तो किस तरह से हमने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है।